देखिए इस सवाल को, P, Q, R और S 4 पॉइंट है स्पेस में, चारों का पोजीशन वेक्टर हम दिए हैं, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर, OQ वेक्टर, OR वेक्टर, OS वेक्टर। क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वाड्रिलेटरल PQRS के बारे में, PQRS क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल 4 ऑप्शन दिया होगा, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, PQRS। अभी हम जानते नहीं हैं, स्पेस में कुछ इस तरह से है, ऐसे 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 कुछ, इन चारों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमको उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है। यहां हम लिख रहे हैं ये P, Q, R और S लिख रहे हैं, इसमें से एक पॉइंट P है, एक Q, एक R और S है, O के रिस्पेक्ट हम PQ वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह से SR वेक्टर, QR वेक्टर और PS वेक्टर। और अगर PQ वेक्टर, SR वेक्टर इक्वल वेक्टर आ गया, QR वेक्टर पहले लिख लेते हैं, PQ वेक्टर। PQ वेक्टर मतलब दिस माइनस दिस, तो 6, 1, 0, दिस इज 6, 1, 0। QR वेक्टर मतलब OR माइनस OQ, दिस माइनस दिस, -1, 3 and 0। SR वेक्टर मतलब OR माइनस OS, दिस माइनस दिस, 6, 1, 0। अगर आप RS वेक्टर लिखे होते तो -6, -1, 0 आता। PS वेक्टर माने OS वेक्टर माइनस OP वेक्टर, दिस माइनस दिस, -1, 3 and 0। बस अब इसी को देख करके हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल का शक्ल क्या होगा वो निष्कर्ष निकल गया। क्योंकि ये वेक्टर बराबर है और ये वेक्टर इक्वल है, तो पैरेललोग्राम तो हो गया, पर और भी डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में दिया होगा कि रेक्टेंगल है कि नहीं, यानी ये एंगल चेक करना होगा। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, एंगल निकालने के लिए तो यही करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो एंगल निकल जाता है। डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट किए, -6 + 3, -3 आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। और स्क्वायर है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना होगा। इसका मैग्नीट्यूड है √6² + 1² √37, इसका मैग्नीट्यूड है √10, तो लेंथ्स अलग अलग है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो तब ये रोम्बस कहलाता है। तो 4 ऑप्शन में से होगा। अब हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जो डिस्क्रिप्शन चाहते हैं हम दे सकते हैं। दो वेक्टर है V1 और V2। V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इक्वल टू कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, 3i + 4j + 7k। V1 वेक्टर के बारे में दिया हुआ है कि इट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल। सब बात को लिखते जाएं। जैसे ही बोलिएगा कि एक वेक्टर A दूसरे वेक्टर B के साथ कोलिनियर है, पैरेलल माने कोलिनियर, तो हम तुरंत ये बात लिखेंगे, V1 वेक्टर इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स 1 - 1, 1।
यही पैरेलल का मतलब। v2 वेक्टर परपेंडिकुलर है टू दिस वेक्टर। तो हम अगर v2 वेक्टर को मान लें कुछ x, y, z, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, अर्थात 2x डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, 0 होना चाहिए। 2x माइनस z मस्ट इक्वल 0। जो बात बोल रहा है अंग्रेजी में, हम उसको अपने वेक्टर अलजेब्रा के भाषा में ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। एक जानकारी और है कि दोनों वेक्टर का जो सम है वो इक्वल टू 3, 4, 7 है। यानी m प्लस x इज इक्वल टू 3 है, माइनस m प्लस y इज इक्वल टू 4 है, और m प्लस z इक्वल टू 7 है। अननोन का संख्या है 4, x, y, z और m, और 4 इक्वेशन है आपके पास। यानी पक्का हो गया कि हम इन चारों को सॉल्व करके v1 वेक्टर भी पता लगा लेंगे और v2 वेक्टर भी। जैसे हम यहाँ z के जगह 2x लिख दें और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x बराबर 4 आ जाएगा। 2x प्लस m, mm कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4, z बराबर 8 और m बराबर, जब x का वैल्यू 4 आ गया तो m बराबर -1 और यहां पुट कर दें तो y बराबर 3। यानी वेक्टर v1 हो गया -1, 1 एंड -1, और वेक्टर v2 हो गया 4, 3 और 8। क्वेश्चन था v1 स्क्वायर यानी v1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम निकालें। v1 स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब v2 स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 25 प्लस 64, इट इज 89, एंड दोनों का सम इज 92। मैथ्स का जो सवाल सब होता है वो अंग्रेजी में लिखा होता है और हमको उसको अपने भाषा में ट्रांसफॉर्म करना है। ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ए और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4, यानी ए और सी के बीच का एंगल दिख गया। ए डॉट सी मतलब a इंटू सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, सी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल को अल्फा कहें तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/4 है, ये दिया हुआ है। और एक और रिलेशन दिया हुआ है ए बी सी वेक्टर्स में, 2 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इतना जानकारी है। और ए डॉट बी का वैल्यू पूछ रहा है। हम इसको अगर ऐसे लिख दें 2b माइनस सी क्रॉस ए बराबर 0, इस स्टेटमेंट को एक ही तरफ सबको इकट्ठा कर लें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हो कोई दो वेक्टर के बारे में कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, कोई दो वेक्टर के बारे में ऐसा, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं a और b के बारे में कि दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। a क्रॉस b का मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों कोलिनियर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो इसको देखते के साथ हमको समझ जाना था
कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, यानी हम 2b माइनस सी वेक्टर को कुछ m टाइम्स ए वेक्टर मान सकते हैं, या सी वेक्टर को हम समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी। इनफैक्ट एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपको यहां समझ में आ गया कि ए बी सी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्योंकि हम लोग यही सीखे हैं कि तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो निश्चित रूप से एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। यही कोप्लेनारिटी का यही डेफिनेशन है। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम स्केलर टाइम्स द अदर वेक्टर। अब कोप्लेनारिटी का मतलब एक प्लेन में तीन वेक्टर, मतलब एनी वन ऑफ देम। आप ए को चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी, बी को चाहें तो यूनिकली कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आया, which means this, इतना समझ में आया कि वो सिर्फ कहना चाह रहा था कि ए बी सी कोप्लेनार वेक्टर्स है, यानी केवल कोप्लेनार नहीं बोल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी है। माने केवल कोप्लेनार बोले होते ना शब्दों में, कैसे बोलते कि कोप्लेनार है, ऐसे बोलते ए बी सी जीरो है। तीन वेक्टर को अगर हमको बताना है कि कोप्लेनार है तो देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, कोप्लेनारिटी कंडीशन को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, और अगर सी वेक्टर इसी प्लेन में है तो ए क्रॉस बी के साथ उसका डॉट डॉट करने पर जीरो आ जाएगा। तो तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उसका कोप्लेनारिटी कंडीशन ऐसे लिख सकते थे। यानी हम अगर ऐसा स्टेटमेंट दिए होते इस स्टेटमेंट के बजाय, तो उससे आप निष्कर्ष निकालते, किसी एक को जरूर निकालें, किसी को हम एक्सप्रेस करें, किसी एक को आप एक्सप्रेस कर लेते एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। लेकिन यहां एक्स्ट्रा जानकारी है, ये वाला स्केलर दिया हुआ है, केवल इतना लिखते तो आपको ये भी नहीं पता होता। जितना बात यहां लिखा है उतना से हम जितना निष्कर्ष निकाल सकते थे निकाल लिए। अब ये डेटा दिया है और ये डेटा पूछ रहा है ए डॉट बी का वैल्यू। एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी को जब आप ऐड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है याद करें, हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मींस दैट वेक्टर डॉट दैट वेक्टर। तो दिस मींस ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए डॉट ए, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखते हैं। वी आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला। वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ करके एक वेक्टर बना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे पास है पहले से। देखिए फिर से लिख रहे हैं, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, जिसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम होता है, प्लस बी डॉट बी विच इज बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये क्या है देखिए, ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बस केवल दूसरे तरीका से हम लिख दिए। ये इसलिए दिखाना जरूरी है, ये जानते हैं हम सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी गुने कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जिसको कि हम ए डॉट बी लिख सकते हैं।
अभी इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि हमको A डॉट C का वैल्यू दिया हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये बात। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखें, दिस वेक्टर इक्वल दिस वेक्टर, which means their magnitudes will also be equal, and this means C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हम उसको सिर्फ C स्क्वायर लिख रहे हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी दो वेक्टर हो, A प्लस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B, वही AB cos थीटा। और अगर यहां माइनस हो तो माइनस, इक्वल टू राइट हैंड साइड हम स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, इधर हम रूट नहीं लिए, 2 टाइम्स वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए हमको C के मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और A डॉट C का वैल्यू भी दिया हुआ है। अच्छा, यानी ये जो कंडीशंस था इनका इस्तेमाल तो बाकी ही था, हम तो सिर्फ इस एक कंडीशन का इस्तेमाल करके ये बात लिखे थे, और इन दोनों कंडीशंस का हम इस्तेमाल सिर्फ तभी कर पाएंगे जब हम इस रूप में लिखते इसी रिलेशन में, क्योंकि इस रूप में लिखिएगा ना, समथिंग इंटू A प्लस समथिंग इंटू C, मॉड लीजिएगा तब उसके एक्सप्रेशन में A डॉट C दिखेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप मेरे बात को ध्यान से सुनें। अब हमको m का वैल्यू निकल गया, ये 1 है, ये m स्क्वायर है, माइनस 2m इंटू 1/4 हाफ m है, इक्वल टू 4, ये 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और एक तरफ इकट्ठा कर दिए। इस प्रकार हमको m का वैल्यूज निकल गया। सेवन कर दिए, माइनस 3/2 और 2, यानी C वेक्टर इज इक्वल टू, एक विकल्प है 2 टाइम्स वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B, या C वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3/2 टाइम्स वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B। और अब निकालना क्या है, A डॉट B। अब A डॉट B कहां दिखता है, बस दिख तो रहा है, दोनों तरफ वेक्टर अगर कह रहे हैं कि इक्वल है तो दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 टाइम्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू C के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, C स्क्वायर। C स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B। अब आप A B C का वैल्यू मैग्नीट्यूड जानते हैं, डालने पर A डॉट B का वैल्यू निकल जाएगा। इधर 1 इक्वल 1/4 इक्वल्स 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस, 1/4 माइनस 2 माइनस 7/4 इक्वल्स 2 टाइम्स, माइनस 7/8 A डॉट B। और एक बार और, यानी 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, A डॉट B का 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। यहां A B C D 4 यूनिट वेक्टर्स दिया है और A डॉट C का वैल्यू हाफ, यानी A और C के बीच का एंगल को थीटा कहें तो cos थीटा का वैल्यू हाफ, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ।
उसके बाद एक स्टेटमेंट A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। हाँ, जैसे कि कोई एक वेक्टर A रख दें, वेक्टर B रख दें, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। A क्रॉस B कीजिएगा, ऐसे एक वेक्टर बनेगा A क्रॉस B। इसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं क्योंकि एंगल A और B के बीच में नहीं मालूम है, कुछ अल्फा कहें। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइन अल्फा, 1 into 1 into sin alpha, दिशा होगा इधर। So I don't know the magnitude of this vector unless and until I know the angle between vectors A and vector B। कोई दो वेक्टर और है, वेक्टर C और वेक्टर D। वो दोनों सबको हम एक ही जगह सटा के रखें अगर यहीं पे, हमको नहीं मालूम है कि C और D उसी प्लेन में है जिस प्लेन में AB है। दैट वी डोंट नो। इतना पक्का जानते हैं कि कोई दो वेक्टर ले लीजिए, वो तो एक प्लेन डिफाइंड हो जाए। तो हम A B C D सबको एक ही जगह सटा के रख दें, तो A और B मिल करके तो एक प्लेन डिफाइन करेगा पक्का। C और D मिल करके एक प्लेन डिफाइन करेगा पक्का। एक C क्रॉस D वेक्टर का बात कर रहा है। हाँ, मतलब A और D मिल करके भी एक प्लेन डिफाइन करेगा। B और D, any two vectors will necessarily define a plane। हम यहां पे दो प्लेन इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहां स्टेटमेंट को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। A क्रॉस B एक वेक्टर है जो प्लेन कंटेनिंग AB के नॉर्मल है, और C क्रॉस D एक वेक्टर होगा जो प्लेन कंटेनिंग CD के नॉर्मल होगा। हाँ, अगर ये चारों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, A B C D, तब तो A क्रॉस B और C क्रॉस D दोनों कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि प्लेन कंटेनिंग AB और प्लेन कंटेनिंग CD दोनों एक ही प्लेन में है कि दोनों अलग अलग प्लेन्स डिफाइन कर रहा है। दैट वी डोंट नो। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर 1 आ रहा है। देन अब 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि तो बताइए इतने जानकारी पर आधारित कि A B C तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनार है। दो वेक्टर के बारे में नहीं पूछा जाता है कि कोप्लेनार है कि नहीं है, दे आर ऑलवेज कोप्लेनार। अब 3 वेक्टर देंगे ना, तब हम पूछेंगे कि तीसरा उन दोनों के प्लेन में है कि नहीं है। तो 3 वेक्टर के बारे में बोला जाता है, कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार। A B C आर नॉन कोप्लेनार, एक ऑप्शन है। B C D आर नॉन कोप्लेनार, B D आर नॉन कोलिनियर, A D आर पैरेलल एंड B C आर पैरेलल। 4 में से जो ठीक लगेगा इसी में है। जितना जवाब सब है ना, ये सारा जवाब सब केवल एंगल्स का बात हो रहा है। खाली सोचिए कैसे जब आप बोलते हैं B और D कोलिनियर है कि नहीं, यानी B और D के बीच का एंगल जानना चाहते हैं। अगर एंगल 0 है या 180 डिग्री, तो दो वेक्टर को कहते हैं कोलिनियर। A D पैरेलल है कि नहीं, B C पैरेलल है कि नहीं, वही कोलिनियर है कि नहीं। तो फिर आप A और D के बीच का एंगल जानना चाहते हैं 0 की 180 डिग्री। और ये सब A क्रॉस B जो वेक्टर है और C क्रॉस D वेक्टर, उन दोनों के बीच का जो एंगल है अगर मालूम हो जाए तो हमको इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल मालूम हो जाएगा। यानी ये सारा जवाब एंगल्स खाली पता लगाने का बात कर रहा है, और सब इसी में कह रहा है कि है। तो देखते हैं, चलिए हम कुछ कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि A और B वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा, और C और D के बीच का एंगल है बीटा, और दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है गामा, यानी उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल है गामा।
तीन एंगल माने हैं, AB के बीच एंगल अल्फा, CD के बीच एंगल बीटा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल गामा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दो वेक्टर को लेकर के एक प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अभी AB वाला प्लेन और CD वाला प्लेन के बीच के एंगल को गामा माने हैं, जो यहां दिखाए हैं बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अब देखिए, तो A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइन अल्फा, 1 इंटू 1 इंटू साइन अल्फा इस तरफ। C क्रॉस D वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइन बीटा, 1 इंटू 1 इंटू साइन बीटा। और ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल गामा माने हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका मैग्नीट्यूड साइन अल्फा गुने उसका मैग्नीट्यूड साइन बीटा इंटू कॉस गामा। साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गामा का वैल्यू कह रहा है कि 1 है। ये कंडीशन सब इस्तेमाल हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो 1 1 था, तब ना A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आप बोले 1 इंटू 1 इंटू साइन अल्फा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हमको अल्फा बीटा गामा के बारे में जानकारी चाहिए, इसी में है क्या? इस सब का जो वैल्यूज है, वी ऑल नो कि फ्रैक्शंस होता है। अब 3 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 1 तो हो ही नहीं सकता है, 3 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 1 तो हो ही नहीं सकता। यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन अल्फा का वैल्यू 1 हो, साइन बीटा का वैल्यू भी 1 हो और कॉस गामा का वैल्यू भी 1 हो, और कोई संभावना ही नहीं है ऐसा होने की। हाँ, -1 1 हो सकता है, बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि हमको साइन अल्फा का वैल्यू 1 लिखिए या -1 लिखिए, हमको अल्फा का वैल्यू π/2 लिखिए या -π/2 लिखिए, ये पता चल गया कि A और B परपेंडिकुलर है। ये पता चल गया कि C और D परपेंडिकुलर है इन दोनों बात से। इससे पता चल गया कि गामा 0 है, कॉस 0, यानी ABCD सब एक ही प्लेन में है। अब एक प्लेन में, प्लेन ऑफ द बोर्ड में देखिए, A है, टेल सटा सटा के रख रहे हैं, B है, परपेंडिकुलर है, A और C के बीच एंगल 60 डिग्री है, C और D परपेंडिकुलर है। यही ओरिएंटेशन है, सब एक ही प्लेन में है स्पेस में। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो। अब जो सवाल पूछा है, इतना ही जानकारी इसमें था, हम लोग निकाल लिया, अब एग्जॉस्ट हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब जो सवाल पूछना है इतना ही में पूछना है। A, B, C are non-coplanar, that is wrong. B, C, D are non-coplanar, wrong. All are coplanar. B, D are non-collinear. Vector B and vector D non-collinear. हाँ ठीक है, अगर C collinear होता ना A के साथ, तो D भी collinear हो जाता B के साथ, क्योंकि A और C के बीच एंगल 60 डिग्री है, तो B and D are non-collinear, that is correct. A and D are parallel. Vector A is parallel to vector D. Oh no, that is wrong. दूसरा देखने का जरूरत नहीं है, B and C are not parallel. That is the only option which is correct. ABC is a triangle in space. O के रेस्पेक्ट में 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होगा, एक ट्रायंगल बन रहा होगा, A, B, C, OA, OB, OC, तीनों पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल का, हम इस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं ABC, हम पूछ सकते हैं एरिया निकालिए इस ट्रायंगल का। हाँ, तो हम एक वेक्टर बना लें, BA वेक्टर और एक CA वेक्टर, मान लीजिए, बना के देखते हैं। BA वेक्टर बने OB माइनस OA, तो -3 0 और -3, -3 0 -3 है ये वेक्टर। AC वेक्टर OC माइनस OA,
ये नहीं दिया हुआ है, a-2, 5, 2 और c-5, a-2, 2 और c-5। अगर a और c का वैल्यूज दिया होता तो हमको ये वेक्टर भी पता होता, और तब एरिया निकालते हम लोग हाफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर करते, IJ के लिख के इस तरह से, इस वेक्टर का कंपोनेंट्स फिर उसका कंपोनेंट्स, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते, वेक्टर आता, उसका मैग्नीट्यूड निकालते, उसको हम लोग हाफ से गुना करते तो हमको एरिया निकल जाता। खैर क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, एरिया निकालने नहीं बोला गया है। क्वेश्चन पूछा गया है इफ द मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए का मतलब BC के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें ए के साथ, हम उसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जानते हैं। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग सीखे हैं कि कोई भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स पता हो R1 और R2, तो लाइन ज्वाइनिंग दोस टू पॉइंट्स, कोई भी एक पॉइंट P का कहें कि पोजीशन वेक्टर बता दीजिए जो m:n रेशियो में बांटता हो, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम बता देंगे m×R2 वेक्टर प्लस n×R1 वेक्टर बटे m+n। अगर मिड पॉइंट बोलिएगा तो दिस प्लस दिस बाई 2। तो चूंकि हम OC का पोजीशन वेक्टर, OA का और OB का सब दिए हुए हैं, यहां फिर से लिख रहे हैं 2, 3, 5, हम इस वेक्टर को लिख रहे हैं B-1, 3, 2 और C A5 स्मॉल c। m का जो पोजीशन वेक्टर होगा दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 एंड दिस प्लस दिस बाई 2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और अब मीडियन थ्रू ए, इस वेक्टर का बात हो रहा है, हम उस वेक्टर को भी लिख सकते हैं दिस -2। अगर हम AM वेक्टर को लिखें तो दिस माइनस दिस, कॉमा 4 - 3, कॉमा C + 2/2 - 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, C + 2 - 10, C - 8/2 एंड A-1 - 4, A - 5/2, कॉमा 1, कॉमा 8। क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन थ्रू ए, यानी BC का जो मिड पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करें A से, तो इस वेक्टर का बात कर रहा है। वो सवाल कह रहा है कि द मीडियन थ्रू A इज इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हमको AM वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, जो पॉजिटिव डायरेक्शंस है x, y, z, इससे इक्वली इंक्लाइंड। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों सेम हो गया, यानी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों सेम, LMN सेम, यानी डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, 1। यहां थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है, यहां और कई दिशा है जो इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे 2 डायमेंशन में अगर हम कहें कि कोई एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो ऐसा 2 लाइन है जो बराबर झुका हुआ है, एक का स्लोप 1 है और एक का स्लोप -1 है। उसी तरह से 3 डायमेंशन में ऐसा कितना लाइंस है जो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर झुका हो। एक देखिए यहां दिख रहा है, ये जो 3 डायमेंशन में आप जब एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं, ये XY प्लेन और ये Z एक्सिस, तो जैसे यहां पे 4 क्वाड्रेंट में बट जाता है, पूरा प्लेन 4 हिस्सों में बट जाता है द मोमेंट यू ड्रॉ द रेफरेंस फ्रेम।
यहां 8 हिस्सों में बट जाता है पूरा स्पेस। XY प्लेन के ऊपर एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा, चौथा, और XY प्लेन के नीचे 4 हिस्सा। इनको हम ऑक्टेंट बोल लेंगे अब से। इस केस में बोलते थे क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम प्लस प्लस क्वाड्रेंट। आप समझ गए? X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव फॉर एवरी पॉइंट लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट। इसको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड इसको प्लस माइनस क्वाड्रेंट बोलेंगे। यहां पे हम इन ऑक्टेंट्स को के लिए भी एक साइन स्कीम बनाते हैं। ये X, Y और Z उधर Y दिखाए हैं, तो वो है प्लस 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 ऑक्टेंट। इस तरफ आइए, इस तरफ, तो माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस। अब इस तरफ आइए, माइनस माइनस प्लस। अभी आप XY प्लेन के ऊपर ही हैं, तो इसीलिए Z कोऑर्डिनेट सब अभी प्लस लिख रहे हैं, और X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट इसी तरह से वेरी कर रहे हैं। यहां आइएगा तो प्लस माइनस एंड प्लस, ये खंदा ऊपर वाला, और नीचे वाला चारों खंदा को हम लोग इसके ठीक नीचे प्लस प्लस माइनस, सब में माइनस माइनस Z कोऑर्डिनेट को खाली बदल दीजिए। अब एक लाइन ऐसा दिखेगा आपको इस दिशा में ऐसे, जो इक्वली इंक्लाइंड हो तीनों से, जो कंटिन्यू करेगा इस ऑक्टेंट में। उसी तरह से एक यहां दिखेगा जो कंटिन्यू करेगा नीचे तक ऐसे, फिर एक उस ऑक्टेंट से इस ऑक्टेंट की तरफ, एंड इधर से इधर। सो देयर आर 4 सच डायरेक्शंस जिनको हम कहेंगे इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन चारों दिशाओं का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ये जानना आवश्यक है अत्यंत। जैसे 2 डायमेंशन में हम जैसे ही कहेंगे कि 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स है ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन दोनों का स्लोप्स क्या क्या है। कहीं बनाइए इनको, एक ऐसा लाइन जो X और Y से बराबर झुका हो, कहीं बना लीजिए, तो स्लोप्स आपको पता है ना, एक का +1 एक का माइनस। वैसे इस केस में भी आपको पता होना चाहिए, अगर तीनों से बराबर झुका हुआ है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा एलिमेंट का। अगर इस ऑक्टेंट में है तो अल्फा बीटा गामा तीनों एक्यूट एंगल है, जब उस ऑक्टेंट में चला गया तो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, Y और Z से एक्यूट, बट इधर से नेगेटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई माइनस अल्फा, यानी कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा विच इज अगेन माइनस कॉस अल्फा, यानी कि मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा। और हमको ये पता है कि L² + M² + N² का वैल्यू 1 होता है, तो हम अगर डाल दें यहाँ M के जगह mod L, N के जगह mod L, तो हमको एक रिलेशन आ गया 3L² मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी L may be equal to ±1/√3m ±1/√3n ±1/√3। यानी कि कितना तरह का डायरेक्शन कोसाइंस आया है, विकल्प सब लिख रहे हैं, 1/√3, 1/√3, 1/√3, तीनों प्लस ले लिए, 1/√3, 1/√3, 1/√3, -1/√3, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकता है इन सब संख्याओं का 8 बनेगा, 2 2 2 और 2, 2 × 2 × 2, 8 कॉम्बिनेशंस। हम अभी इस नंबर को पॉजिटिव रख रहे हैं और इन दोनों को प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस लिख रहे हैं। एक बार अगली बार हम इस नंबर को -1/√3 ले लेंगे और इन दोनों को प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस लिखेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देयर आर 8 सच डायरेक्शंस, पर 8 नहीं है, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि
LMN दिशा और -L - M - N दिशा दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग नहीं। यानी ये और ये एक ही है, वही जो उस ऑक्टेंट से शुरू होकर के कंटिन्यू करे नीचे में, तो वही इधर दिशा लिखेंगे तो प्लस 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 लिखेंगे, ई माइनस 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 हो जाएगा। सो दीज आर नॉट टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, एंड उसी तरह से एक्चुअली यहां 4 है। तो उन चारों का दिशा हम लोग को याद होना चाहिए। चारों का दिशा क्या क्या आया है? 1 1 1 प्लस प्लस 1 - 1 1 -1 1 -1 -1 1 बस हो गया। अब इसको माइनस लिख करके अब फिर से ये कॉम्बिनेशन मत बनाइए, क्योंकि वो सब सेम आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस। अभी इस सवाल में स्पेसिफिकली कहा गया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द XYZ एक्सिस से ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, यानी ये 1 1 1 है, इसका दिशा यही कहा जा रहा है सवाल में। अगर हम कहते कि वो पॉजिटिव X एक्सिस से पॉजिटिव Y एक्सिस से और नेगेटिव Z एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तब उसका दिशा 1 1 -1 लेते, या -1 -1 1 लेते, जो कि ये है। दोनों में से कोई लीजिए, एक ही बात। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखिए। अभी इस सवाल में कहा है कि AM वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी उसका दिशा 1 1 1 है, इसी के पैरेलल है, यानी दिस बटे 1 इक्वल दिस बटे 1 इक्वल दिस बटे 1, A - 5 बटे 2 बटे 1 इक्वल 1 बटे 1 equals C minus 8 बटे 2 बटे 1. So now we have two equations and there are two unknowns A and C. यहां से हमको A का वैल्यू आ गया 7 और C का वैल्यू आ गया 10। अब तब क्वेश्चन पूछे हैं कुछ 2 टाइम्स A माइनस B का वैल्यू बता दीजिए, लिखना था। ABC इज अ ट्रायंगल स्पेस में, और उसके तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर्स हम दिए हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए। एक ट्रायंगल बनेगा, ABC स्पेस में है, हम बगल में लिख रहे हैं कोई रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में OA, OB, OC। हमको तीनों वर्टिसेस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप 3D से ही बना सकते हैं इस सवाल को। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है माने कोऑर्डिनेट्स दिया है। B का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है -1 3 2 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और C का भी दिया है 4 1 -3। A से पास करने वाला जो एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर, इस वेक्टर का लंबाई चाहिए। इस एंगुलर बाइसेक्टर का लंबाई चाहिए। तो अगर हम AD वेक्टर खोज लें तो AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। AD वेक्टर कैसे खोजेंगे? हमको अगर AC वेक्टर पता हो, हाँ पता है, 0 0 और -4। अगर AB वेक्टर पता हो, हाँ पता है, -2 2 and 1, this minus this minus this, यहां 4 है तो ये 3 हो जाएगा। और अब हमको D पॉइंट किस रेशियो में बांटता है अगर पता हो, तब हम सेक्शन फॉर्मूला से AD वेक्टर लिख लेंगे। अगर ये m/n रेशियो पता हो तो दिस वेक्टर विल बी m टाइम्स दिस प्लस n टाइम्स दिस बटे m प्लस n, और ये रेशियो हमको पता है, क्लास 10 से ही पता है। ये और ये साइड लंबाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो
इन दोनों साइड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होगा। एंगुलर बाइसेक्टर का तो यही प्रॉपर्टी। हम ये लंबाई निकाल लेते हैं। रूट अंडर 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 इज टू रेशियो निकल रहा है, लंबाई 5 नहीं है। और ये लंबाई रूट अंडर 4 + 4 8 + 1 9 3 5:3 रेशियो में है। ये चित्र तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लंबा ऐसे ही बना है, टू द स्केल थोड़ी बना है। अब हम एडी वेक्टर को लिख लेंगे। 5 टाइम्स इतना मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, -10 10 5 प्लस 3 टाइम्स इतना -3 टाइम्स इतना 9 0 -12 और डिवाइड कर देते हैं 8 से। -10 + 9 -1 10 + 0 and 7 -7 बटे 8 1/8 बाहर लिख रहे हैं। एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए which is 1/8 into रूट अंडर 1 square + 10 square + 7 square। इट इज 150 का स्क्वायर रूट, जिसको 25 into 6 लिख सकते हैं, 5√6 बटे 8। PQR is a triangle। QR वेक्टर को A कह रहा है, PQR इस वेक्टर को A कह रहा है, वेक्टर A। RP वेक्टर को वेक्टर B कह रहा है और PQ वेक्टर का नाम रखा है वेक्टर C। ओके, इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम तुरंत एक रिलेशन लिख सकते हैं। A + B + C = 0 दिया हुआ है। There are 3 vectors A, B, C which are arranged in the form of a triangle। अच्छा, ये अलग करना है। अगर QP वेक्टर को C लिख देता तब ये रिलेशन नहीं होता, तब कहते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C = 0। उसी दिशा में है, दिस प्लस दिस, तो जहां से शुरू किए वहीं पे समाप्त हो गया, तो मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। A का लंबाई दिया है 12। अच्छा, A is given to be 12। B का लंबाई दिया है 4√3 ये लंबाई, और B और C का डॉट प्रोडक्ट दिया है 24। अब कुछ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अच्छा, वो सबको देखेंगे। पहले जरा देखें कि हम इस जानकारी को कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसको लिख लें, अगर B + C = -A। अब हम दोनों तरफ mod of this = mod of this लिख सकते हैं ऐसे, और अब B² + C² + twice B.C = A²। इससे हमको C का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। B² की जगह लिख दें 48 + C² + 48 = 144। C² = 144 - 96 48, यानी C का वैल्यू हो गया 4√3। प्लस माइनस मत लिखिएगा, क्योंकि यहां C वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तब आपको ये मिल गया कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये है 12। अब देखें क्वेश्चन का पहला पार्ट। C² बटे 2 माइनस A का वैल्यू चाहिए। C² बटे 2 माइनस A का वैल्यू 12 आता है, जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो वी विल नॉट टेक इट। C² बटे 2
प्लस ए का वैल्यू चाहिए। 24 प्लस 12 36 आ रहा है। इट डज नॉट मैच, तो ये भी टिक नहीं करेंगे। अब उसके बाद लिखा है एक ऑप्शन ए डॉट बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए डॉट बी का वैल्यू कहां से मिलेगा? इसी को हम अगर ऐसे लिख दें, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को इक्वेट करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी बराबर सी स्क्वायर। और अब ए डॉट बी का वैल्यू निकल जाएगा। 48 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू भी 48 है, अब माइनस 144/2 विच इज माइनस 72। ये एक ठीक लग रहा है। अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो इसको भी देखना ही पड़ेगा। देखते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर, और वो तो समझ में आ रहा है। ए क्रॉस बी वेक्टर, जैसे इस समय इस चित्र में ए वेक्टर को आगे बढ़ाइए ताकि बी के टेल के साथ कोइंसाइड करे, तब ए क्रॉस बी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड एक वेक्टर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनटू हाफ वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बराबर होता है। यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुआ, और वो वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड है। उसमें ऐड करने बोल रहा है एक वेक्टर को, सी क्रॉस ए। माने ए क्रॉस बी देख करके, अगर ए बी सी ट्राइंगल का साइड्स है तो ए क्रॉस बी देख करके तुरंत समझ में आना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट्स एरिया 2 टाइम्स। और जो दूसरा वेक्टर को ऐड करने बोल रहा है वो सी क्रॉस ए। सी वेक्टर को आगे बढ़ाइए ताकि सी क्रॉस ए भी बाहर है। अच्छा, और उसका मैग्नीट्यूड यही सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कोई भी 2 साइड को क्रॉस कर लीजिए, मॉड लेके हाफ से मल्टीप्लाई, यू गेट द एरिया। तो यानी कि यहां 2 वेक्टर को कह रहा है ऐड कीजिए, जो दोनों वेक्टर कोलिनियर है, बाहर की तरफ है, एक बाहर एक अंदर नहीं। ये यहां पे अगर ए क्रॉस सी लिख देता तो वो वेक्टर अंदर हो जाता, ए क्रॉस बी बाहर, तब उसका वैल्यू 0 हो जाता। दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का विपरीत दिशाओं में ऐड करते ही वो वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो जाता है। लेकिन यहां 2 वेक्टर है, कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐड करने पर 2 टाइम्स एरिया और 2 टाइम्स एरिया जुट करके 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बराबर होगा ये आंसर। अब खाली एरिया निकाल लीजिए। ये लंबाई 4√3, ये लंबाई 4√3, ये 12। एरिया निकालने के लिए हम कोई एक एंगल निकाल लें, तो हाफ इंटू दिस इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। या अभी कुछ सिंपलर काम कर लेते हैं, हम ये लंबाई निकाल लेते हैं, हाइट। ये लंबाई 12 है, ये लंबाई 6 होगा यहां से वहां तक, ये लंबाई हो गया √अंडर 48 माइनस 36 √12, और एरिया हो गया हाफ टू 12 इंटू √12, यानी 6 टाइम्स √12। इसको हम 2√3 लिख सकते हैं, 12√3 एरिया हो गया। इसको 4 से गुना कर दीजिए तो 48√3 हो गया, और दैट्स ऑल्सो करेक्ट देन। तो 2 आंसर करेक्ट हो गया। बड़ा सुंदर था ये वाला पार्ट, और यहां अलर्ट भी कर दिए। अगर यहां पे ए क्रॉस सी लिख देते तो इसका आंसर 0 होता। तीन वेक्टर दिया है, ए बी और सी। डी एक यूनिट वेक्टर है सच दैट ए डॉट डी इज 0, मतलब डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। और बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, यानी डी
is coplanar with the two vectors B and C. A भी उसी प्लेन में है कि नहीं, BC के प्लेन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे ऐसे ही बोलें कि जरा चेक कीजिए तो कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं, ऐसे ही, क्योंकि BC के प्लेन में D है सवाल के अनुसार, B और C के प्लेन में ही एक तीसरा वेक्टर है D, और D A के परपेंडिकुलर है। A कहीं और भी हो सकता है A भी BC के प्लेन में हो। तो हम ऐसे ही जानना चाहते हैं कि A, B और C कोप्लेनार है कि नहीं, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाता है। यानी ऐसे 1 -1 0, 0 1 -1 और -1 0 1, इसको हम अगर एक्सपेंड करें, वैल्यू 0 आ गया तो मतलब A भी कोप्लेनार है। पता नहीं कि इस सवाल में उस बात का आवश्यकता भी है कि नहीं, ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। 1 × 1 -1 × 1 और +0, 0 आ गया, यानी कि ये तीनों वेक्टर भी एक ही प्लेन में है। आई रिपीट, हमको नहीं पता है अभी कि इस जानकारी का आवश्यकता पड़ने वाला है भी कि नहीं। B वेक्टर, C वेक्टर सब एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में हम बना रहे हैं। अब पता चला कि A भी एक वेक्टर है इसी प्लेन में, हम सबका टेल सटा के रख रहे हैं एक ही जगह, आप कहीं कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, √2 एंड √2। D एक यूनिट वेक्टर है जो इसी प्लेन में है, यहां से पता चला, और A के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसी प्लेन में A के परपेंडिकुलर भी दो पॉसिबिलिटी है, इधर हो सकता है D या इधर हो सकता है। चलिए, तब कहता है D वेक्टर खोजिए। हम D वेक्टर को मान ले रहे हैं x, y, z। x, y, z ढूंढना है। We will need 3 इक्वेशंस। तो हम D एक यूनिट वेक्टर है, तो x² + y² + z² मस्ट इक्वल 1। D A के परपेंडिकुलर है, यानी x - y मस्ट इक्वल 0, एंड D कोप्लेनार है B और C के साथ, तो DVC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0, x, y, z। 1 × x, 1 × y प्लस z × 0 - -1 प्लस z इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके D वेक्टर ढूंढ सकते हैं। y के जगह अगर हम x लिख दें तो z बराबर -2x, सबको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, x² + y² + 4x² बराबर 1, x बराबर ±1/√6, y बराबर ±1/√6, z बराबर -+1/√6, क्योंकि आप यहां y के जगह x डाले थे तो z बराबर -2x आया था। अब ये समझना ये है कि जब आप x का वैल्यू प्लस लेंगे तो y का वैल्यू भी प्लस लेंगे, लेकिन z वाला माइनस लेंगे, यानी दो पॉसिबल आंसर्स आ गया, एक 1/√6, 1/√6 एंड -2/√6, और एक आंसर हो गया -1/√6, -1/√6, +2/√6। These are the possible answers. एक वेक्टर A दिया हुआ है 1/√5,
2/√5 और एक वेक्टर दिया हुआ है b 2/√14, 1/√14, 3/√14। इसमें z कंपोनेंट और वेक्टर a का z कंपोनेंट दिया है 0/√5 हम लिख रहे हैं। ये दोनों वेक्टर के बारे में कुछ चीज तुरंत दिख रहा है हमको कि ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। देखिए इसमें 1/√5 कॉमन ले लीजिएगा अगर, तो वेक्टर a है 1 - 2 0 और वेक्टर b में 1/√14 कॉमन ले लीजिए तो 2 1 3 है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2² + 1² + 3² रूट अंडर into 1/√14. So this is of magnitude 1 and this is also of magnitude 1. यानी आपको देख के ये तुरंत पता चल जाना चाहिए था कि दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं। सवाल में पता नहीं इस जानकारी से कोई फायदा होगा कि नहीं, बट दिख जाना चाहिए। वेक्टर का दिशा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुरंत दिखना चाहिए। ये दिया हुआ है, अब कुछ पूछे हैं। 2a + b एक वेक्टर है, a × b एक वेक्टर है और a - 2b एक वेक्टर है। उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछे हैं। 2a + b, a × b और a - 2b, इसी का वैल्यू पूछे हैं। इस वैल्यू को हम अगर s कह दें तो हमको s का वैल्यू निकालना है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। डॉट और क्रॉस के पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है, हम यहां भी लिख सकते थे, ये यहां। इसको संक्षेप में हम लोग ऐसे लिखते हैं और कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमको इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ये तो मुश्किल नहीं लग रहा है, इसलिए कि वेक्टर दिया है, इसको 2 से गुना कर दें और b में ऐड कर दें तो हम ये वेक्टर एग्जैक्टली लिख सकते हैं। a × b कर सकते हैं, जैसे 2a + b हम करके दिखा रहे हैं। 2/√5 + 2/√14, -4/√5 + 1/√14 प्लस 0/√5 + 3/√14। ना, इतना आसान नहीं है। अब आपको जब ये वेक्टर यहां लिखेंगे, जब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट बनाते हैं। s का वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट बनाते हैं। इस वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट लिखेंगे। अभी इतना आसान सा नहीं है x में नंबर्स। फिर आप a × b करेंगे। a × b करना तो 1/√5 × √14 तो बाहर हो जाएगा और ij के लिख के 1 - 2 0 2 1 3। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल होगा क्योंकि आप ये होगा -6, -3, 5 बटे इतना, तो वो बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट के। तो -6 - 3 5। ये रो थोड़ा सिंपल है। फिर लास्ट रो a - 2b, वो भी कठिन है। इसी तरह का नंबर्स आएगा अंदर में ही, कुछ कॉमन लेकर के निकाल नहीं सकते। अब फिर उस डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपेंड किए तो फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी यद्यपि कि ये क्वेश्चन बड़ा सरल लग रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर आसान नहीं है। सो व्हाट विल वी डू? वी हैव रियलाइज्ड कि जितना लग रहा था आसान उतना है नहीं। तो हम लोग अपना प्रॉपर्टी सब याद करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। हम इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए कुछ c बोल दे रहे हैं। अब याद रखना है कि हम a × b को c बोले हैं। अब हम प्रॉपर्टीज के अनुसार
अब इसको हम 4 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2a, c और a प्लस 2a, c और माइनस 2b प्लस b, c, a और प्लस b, c और माइनस 2b। स्केलर कम्स आउट। अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई 2 वेक्टर अगर सेम लिखा हो, कोई 2, जैसे ये ए सी ए लिखा है, इसका वैल्यू कितना होगा? आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइक्लिक ऑर्डर में घुमा के, ए सी, इसका वैल्यू 0 हो गया, a क्रॉस a डॉट सी। इन 3 में से कोई भी 2 वेक्टर अगर इक्वल दिखे तो उसका वैल्यू तुरंत 0 लिखना है। सो दिस टर्म वैनिशेस, दिस टर्म वैनिशेस। यहां -2 बाहर आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी और 2 वेक्टर सेम है, यही दोनों बचा। इनमें से -2 इंटू 2 यहां -4 लिख देंगे। और अब इसको अगर हम अदला बदली कर दें ऐसे, ए को रहने दें, अब बी सी को पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्लस 4abc हो जाएगा। और इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दें तो ये abc ही लिखा है, यानी कुल मिलाकर के ये 5 टाइम्स abc में सिंप्लीफाई हो गया। और अब हम इसको a क्रॉस b डॉट c, जो कि a क्रॉस b है, देखिए, और एनी वेक्टर डॉट द सेम वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एनी वेक्टर डॉट इटसेल्फ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर। बस अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्रॉस करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करना है। ये तभी कर पाएंगे जब हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गुने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गुने साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जानते हों, या हम ए क्रॉस बी करें इस तरह से डिटर्मिनेंट के रूप में लिख करके एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ए क्रॉस बी करने के लिए 1/√5 इंटू 1/√14 बाहर आ जाएगा, और सेकेंड रो में लिखेंगे 1 - 2 0 और लास्ट रो में 2 1 3 क्रॉस कर रहे हैं। अब 1/√5 इंटू √14 टाइम्स i वाला कंपोनेंट होगा -6, j वाला कंपोनेंट होगा 0 - 3 और k वाला कंपोनेंट होगा 1 - -4 यानी कि 5। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है बस वही निकालना है। a क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1/√5√14 इंटू √6² + 3² + 5², which is 36 + 9, 45 + 25, 70, √70/√70, 5 इंटू 14 यानी इक्वल टू 1। तो हमको चाहिए उसका स्क्वायर, यहां डालेंगे और आंसर आ गया 5। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट होते तो ये नहीं करना पड़ता। देखिए, हमको दिख गया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है और एंगल भी दिख गया था। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 1, आई तो लास्ट टर्म 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 आ रहा था, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, यानी साइन 90 था ये। तो हम थोड़ा इससे बच जाते, बट
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब बात आपको दिखी जाए, वो काफी प्रैक्टिस के बाद दिखना शुरू होता है। चलिए आज यहीं से बात करते हैं।